सीसी पे कुछ बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी एक तरीके से यही बात कर रहा है कि सबके लिए एक समान कानून होने चाहिए। तो अब खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत ही जल्दी यूसीसी आने वाला है, पूरे देश में लागू होने वाला है। उत्तराखंड में हुआ भी, वहाँ पे आपने हालात देखे, नैनीताल में क्या हुआ था। तो क्या लग रहा है, यूसीसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले मैं पूछना चाहूँगा, आपके अकॉर्डिंग यूसीसी है क्या? आप क्या समझते हैं यूसीसी से? उसके एक देश एक मतलब जितने भी वर्ग हैं सबके लिए एक कानून हो जाएगा। जैसे मुस्लिम वर्ग है, क्रिमिनल में वो हमारे देश के कानून से चलते हैं, लेकिन जो उनका पर्सनल होता है, जो शादियों के लिए उनके एक्ट चलते हैं, वो हमारे उससे नहीं चलते। अच्छा, संविधान से इसमें सिर्फ बात मुस्लिम्स की नहीं हो रही है, आप सबकी हो रही है। एग्जाम्पल दिया क्योंकि समस्या सब ज्यादा होने हो रही है। इस देश में सिर्फ ये मत समझिए कि हिंदू है मुस्लिम है, सिर्फ दो ही धर्म है। इस देश में बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जिसके खुद के अपने अपने कानून है। मैरिज करने का कानून उनका अलग है, ठीक है, शादी और क्या कहते हैं, हर एक तरीके के कानून के अलग अलग है, उनकी रिचुअल्स अलग अलग है। ऐसे इस देश में बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, आपको भी पता होगा। उत्तराखंड में जो आपने बोला यूसीसी आया, उसमें कुछ एक्सेप्शंस दी गई, उन ट्राइब्स को छोड़ा गया। इस बात को मानते हैं आप? तो यूसीसी, मैं मानता हूँ यूसीसी में एक कानून होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो उनके ट्राइब्स, जो भी उनके पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, जो बहुत सालों से उसको प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उनको बिना छेड़खानी किए हुए, तो यूसीसी को एक तरीके से अच्छे से स्टडी करके ही लाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यूसीसी बिल है उसमें भी एक्सेप्शंस लेकर आ रहे हैं। अगर कोई भी कानून आ रहा है तो समस्याएं तो नजर आ ही रही हैं उसमें। हर कानून के लिए प्रोटेस्ट तो हो ही रहा है ना देश के अंदर, और यूसीसी आने से पहले भड़काया जा रहा है कि सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ। फिर कैसे चलेगा? मतलब ये तो पूरा प्रायोजित तरीका लग रहा है ना। नहीं, तो देखिए, आपने मुझसे पहले पूछा कि यूसीसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो मैंने उस पर बोला कि अगर यूसीसी आना चाहिए तो पायलट बेसिस पे आना चाहिए। जैसे उत्तराखंड पे आया, तो आपको ये स्टडी करना चाहिए कि अगर वहाँ पे कोई ट्राइब है, जैसे कि क्या कहते हैं, किया है केंद्र सरकार कह रही है कि जो ट्राइब्स हैं, हम उनके जो अधिकार है उनको ध्यान में रखकर ही कानून बनाएंगे, ये बोला गया। और नैनीताल में जो दंगे हुए थे, उनका इससे कोई कनेक्शन है ही नहीं दूर दूर तक। अगर आप उन सबका ध्यान में रख के यूसीसी लेकर आ रहे हो तो मैं इसको वेलकम करता हूँ। और हमारे बाबा साहब ने भी इसका संविधान में एक आर्टिकल डाला था, आर्टिकल 44, जो कि यूसीसी की बात करता है। उस टाइम पे संसाधन न होने की वजह से उन्होंने आगे के लिए टाल दिया था कि आगे जाके यूसीसी आना चाहिए। अगर आपके संविधान में यूसीसी लिखा हुआ है और इसकी पावर स्टेट को दी गई है, तो यूसीसी मैं कहूँगा, मैं उसको वेलकम करना चाहूँगा। लेकिन साथ में जो भी हमारे जो ट्राइब्स हैं, जो बहुत सालों से उसको प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जो मेन मीडिया, मेन लैंड से अटैच नहीं है, तो उनके हक को भी साथ में रखते हुए। ये ट्राइब्स की आपने बात करी, जो माइनॉरिटीज है, हालांकि जो दंगे हुए नैनीताल में वो एक किसी धर्म विशेष के लोगों ने ही करे, उनको क्या समस्या नजर आती है कि वो क्यों नहीं होने दे रहे? देखिए, काफी सारी चीजें ऐसी होती है ना जो हमें समझ में नहीं आती। अगर हमने बरगला दिया तो लोग उसके पीछे खींचे चले आते हैं, ठीक है। अभी जो सीए विरोध हुआ था, लोगों को सीए का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, एनआरसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, ठीक है। अभी किसान आंदोलन जो चल रहा था, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ही बेकार थे, काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको ये भी नहीं पता था कि 3 लॉ कौन से आए हुए थे, ठीक है। तो जो लोगों को आपने जो बोला भड़काया जा रहा है, जैसा भड़का दिया वैसे एक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो जो दंगे होना किसी प्रकार से पूरी तरीके से असंवैधानिक है और पूरी तरीके से गलत है, दंगे नहीं होने चाहिए। और मान रहे हैं कि भड़काया जा रहा है देश के अंदर कानून के नाम पर। भड़काता कौन है? विपक्षी भड़काता है, जाहिर सी बात है, पक्ष वाले तो भड़काएंगे नहीं। तो क्या लग रहा है कि भड़काया जा रहा है देश में विपक्षी पार्टियों की तरफ से? मैं बिल्कुल मानना चाहूंगा कि सबको देखिए अपनी रोटियां सेकनी है, और रोटियों सेकने का तरीका है, आप पावर पे आइए, और पावर में आने का तरीका है आप शाम दाम दंड भेद जो लगा सकते हैं आप वो लगाइए। और विपक्षी पार्टियां ऐसा कर रही हैं, जिसकी वजह से सिटीजन अनरेस्ट हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, कार जलाई जा रही हैं, बसें जलाई जा रही हैं, जो कि फेस कौन कर रहा है? जनता फेस कर रही है। तो ये सरासर गलत है। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कीजिए। आगजनी करना, जलाना, ये मैं बिल्कुल तरीके से गलत समझता हूँ। और इसमें आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लाएं, लेकिन किसी धर्म की बातें करना सही नहीं है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आपने अभी रूल ऑफ लॉ की बात की, तो आपने अभी अगर 2024 इलेक्शन स्टडी किया होगा या आपने देखा होगा, पूरा फॉलो किया होगा, तो इस बार एक नैरेटिव चला, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देंगे। तो ऐसे नैरेटिव अगर चलते हैं तो क्या इसको लेकर भी लो होना चाहिए? क्योंकि डिजिटल मीडिया को लेकर अब यूपी सरकार ने भी गाइडलाइन स्ट्रॉन्ग कर दी है कि अगर कोई राष्ट्र विरोधी बात करेगा या कोई फेक न्यूज चलाएगा तो उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी, जिसको विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। तो ऐसे नैरेटिव को लेकर भी क्या हमारे कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और रूल बनाने चाहिए देश के अंदर? देखिए, अगर किसी प्रकार की एक अफवाह फैल रही है जिसका रियलिटी से कोई लेने देना नहीं है, तो इसके खिलाफ एक बहुत कड़ा कानून होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बात बताऊं कि अब की बार 400 पार और हम संविधान बदल देंगे, ठीक है। मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, जो हमारे SC ST भाई बहन हैं, ठीक है, उनको संविधान का मतलब सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, उनके अधिकार जो अभी मिले हुए हैं।
अगर आप ऐसा नारा लगा रहे हैं हम संविधान बदल देंगे, तो उनको ये नजर आता है कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। नारा किसने लगाया? देखिए, पहले तो आपके नागौर के सांसद जिन्होंने विधायक है ज्योति मिर्धा करके, उन्होंने पहले नारा लगाया। उससे पहले नारा लगाया था लल्लू सिंह ने, जो अयोध्या के सांसद अभी लड़े, जो हार गए, जो लास्ट 2 टाइम से सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे और जीत भी रहे थे। तो इन मतलब मेरे ज्ञान में 2 लोग हैं जिन्होंने ऐसा नारा लगाया, अब की बार 400 बार हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने की जरूरत है। ठीक है। तो ऐसा अगर आपको ये नहीं दिखा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता? जब तक मैं हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, और ना ही कोई आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर सकता। ये नारा नहीं दिखा आपको? देखिए, मुझे तो बहुत सारी चीजें दिखी, लेकिन एड्रेस तो पहले वही कर देते हैं कि मुझे ये सुनाई दिया कि उन्होंने लगाया। सुनो, बात ये, जो आप पहले क्वेश्चन पूछेंगे मैं जवाब उसका दूंगा। आप साथ में, मेरा सवाल ये था, मैंने ये कहा था कि क्या आपको लग रहा है जो नैरेटिव चला है इसको लेके मतलब सुप्रीम कोर्ट को या हमारे कोर्ट को स्ट्रॉन्ग कानून मतलब लॉ लेके आने चाहिए? आपने कहा कि ऐसे नारे अगर लगते हैं तो उसमें आपने बोला 400 पार का, और दूसरा आपने बोल दिया कि संविधान के साथ छेड़छाड़। तो आपने कहीं ना कहीं यही बोल दिया ना कि वो करने वाले थे। इनडायरेक्टली आपने यही बोला है। नहीं, इनडायरेक्टली मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला था कि अगर किसी प्रकार की अफवाह फैलाई जा रही है जो सच नहीं है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसके खिलाफ सख्त कानून होने चाहिए। मेरा पहला स्टेटमेंट वो था। दूसरा स्टेटमेंट मेरा ये था कि अब की बार संविधान बदल देंगे तो जो हमारे SC ST भाई बहन हैं उनको ये नजर आए कि उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। सच्चाई थी कि झूठ था ये हालांकि झूठ था, पूरी 100% झूठ था। सर आपने एड्रेस नहीं किया ना पहले? तुम आपने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया ना। चलिए, आप बताने लगे कि ये सांसद ने बोला, बीजेपी के नेता ने बोला। आपने पूछा किन्ने बोला, तो मैंने बताया इन दोनों ने बोला। ठीक है। और रही बात कि क्या कहते हैं मैंने एड्रेस नहीं किया, तो मेरी गलती, तो आई एम सॉरी। अब मैं एड्रेस कर दे रहा हूँ कि वो हालांकि पूरी तरीके से झूठ था जो नैरेटिव फैलाया गया पार्टी की तरफ से। देखिए, राजनीति में जब चुनाव होता है तो आप कौन सा नारा कैश कर लेते हैं, चीज उसकी होता है। ठीक है। अच्छा, जैसे भैया कह रहे हैं कि राजनीति में सत्ता बनाने के लिए साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका लाओ लेकिन सत्ता बनाओ, क्या मतलब रखते हैं इनकी बात से सहमति? देखिए, 2 चीजों का है, एक रिलीजियस इशू होता है और एक नॉर्मल होता है। ठीक है, जिसका कोई लेना देना नहीं होता। ये साम दाम दंड भेद, ऐसा हमारे कल्चर में ये चीजें नहीं आती। पहली चीज हो गई। इन्होंने कहा कि भैया किसी भी तरीके से कानून होना चाहिए। एक बात बताइए, मतलब मैं इनसे, मेरा साधारण सा सवाल ये था कि इस संविधान के सबसे बड़े बेनिफिशियरी मोदी जी खुद हैं। जी, ओबीसी में ओबीसी का वो कार्ड हमेशा खेलते रहते हैं। तो जो आदमी जिस संविधान का फायदा उठा रहा हो उसका नुकसान करेगा अपने जीते जी। मतलब ये मेरे को 500 रुपए महीना दे रहे हो बिना कुछ किए, तो मैं ये चाहूंगा कि ये मेरे को पैसा देना बंद कर दें और मैं ऐसा नियम ले आऊं जिससे इनका इनकम खत्म हो जाए। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए, हमारे देश में एक परंपरा बन गई है झूठ बोलने की, जिससे हमको फायदा होता है, और जो हमको फायदा होता है वो हम उसके लिए करते हैं। इसलिए अभी विपक्ष ने जो गठबंधन किया, उन्होंने कहा ना कि हम तो 370 और 35 से वापस लाएंगे, कहा ना, जबकि ये सबको मालूम है कि ये नहीं हो सकता। आप स्टेट गवर्नमेंट में होते हुए ये चीजें को फैसला नहीं कर सकते, सेंटर चाहिए। लेकिन हम बोल रहे हैं ना, और हमारे देश के लोग सुन रहे हैं। तो ये परेशानी जो हमारे देश में, ऐसा स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि आप कोई भी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दे सकते जिसके पास जो संविधान सम्मत ना हो। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था, जो उन्होंने बोला कि मोदी जी सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं, ओबीसी कार्ड खेलते हैं संविधान के, तो मैं इनसे ही पूछना चाहूंगा संविधान में रिजर्वेशन की किन के लिए बात की गई है? सवाल बात की गई है संविधान भैया ओबीसी SC ST नॉर्मल से जो हमारे देश के शोषित वंचित लोग हैं, उनको सत्ता में भागीदारी, जॉब में भागीदारी, इसी के लिए तो आरक्षण लाया गया है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ भेदभाव होता रहा है। जी, नहीं, ऐसा कहा जाता नहीं रहा है, ऐसा हुआ है। ठीक है। और पहली चीज, दूसरी चीज, बेनिफिशियरी रहे क्या, ये संविधान ने अधिकार दिया है, वो रिजर्वेशन लेना उनका हक है, अधिकार है। ऐसा कहना गलत है। ठीक है। सीधे सीधे बात हुई है कि जो भी आपका MLA MP है, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है। जॉब के पीछे की कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ अफर्मेटिव एक्शंस जो इनके पोजीशन को इम्प्रूव किया जा सके, सिर्फ उसकी बात हुई है। और ओबीसी रिजर्वेशन आपका 91 में आया था मंडल कमीशन के बाद, मंडल कमीशन के बाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मिल तो रहा ही है ना उनको, ओबीसी को भी मिल रहा है, SC ST सबको मिल ही रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मिल रहा है। ठीक है। लेकिन ये कहना कि वो इसके बेनिफिशियरी हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गलत। बोला गलत इस्तेमाल कर रहे हैं?
अच्छा, आपने ये नहीं कहा था? इन्होंने ये बोला कि अगर ये एक नैरेटिव चल रहा है आरक्षण खत्म कर देंगे, तो मोदी जी तो खुद उसी वर्ग से आते हैं जहां आरक्षण है, तो अगर उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है तो उसको खत्म क्यों करेंगे, ये बोला इन्होंने। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी जो ओबीसी जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन नहीं मिलता। एमपी और एमएलए में रिजर्वेशन नहीं मिलता ओबीसी को, सिर्फ एससी और एसटी को मिलता है। मैं ये कहना चाहता था कि जो एमएलए और एमपी का जो रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, तो सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी को मिलता है, OBC को नहीं पार्लियामेंट की मिलता। कितनी सीटें हैं, ठीक है, जहां ये क्लियरली मेंशन होता है कि यहाँ केवल ओबीसी लड़ेगा। नहीं, ओबीसी में सिर्फ और सिर्फ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें ओबीसी और वीमेन के लिए बात की जाती है। अदरवाइज एमएलए और एमपी में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि आरक्षित सीट में ओबीसी लड़े। आरक्षित का मतलब है एससी और एसटी लड़ रहा होगा।